हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं एरिक एरिक्सन का जो स्टेजेस है उसको आई विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2। सो आई हैव ब्रॉट अप द पार्ट 2 ऑफ एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जहाँ पर उन्होंने जितने भी स्टेजेस दिए हैं उसका एक्सप्लेनेशन होगा, प्लस जो मैंने आपको स्टेज 1 में एक थोड़ा सा हेल्प करते हुए अपने तरीके से एक लर्निंग का कह सकते हैं एक शॉर्टकट बताया था, निमोनिक्स अगर जिसको कहें इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। सो आई हैव ब्रॉट वन। इसको मैं इस तरह आज लिख कर लेकर आई हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन मोर प्रॉपरली कि कैसे आप उसको याद कर सकते हो। So before we move on, I would just request you to please like, share, subscribe and comment for more updates के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। So psychosocial stages of personality development, let's move। ये पूरा कल डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसी पर यही आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर इवन ये जो बेसिक स्ट्रेंथ दी हुई है, बेसिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो आस्क्ड। इधर या तो बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करने के लिए आता है या तो इसको अरेंज करने के लिए पूछता है, राइट। ऑल्सो दिस इज आस्क्ड, ये भी अरेंज करने को पूछ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट बिफोर दैट ये याद रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर दिस? yesterday I have told you one logic कि इसको आप TAI4GE पहले लिख लोगे। once you go you learn it like this, first you learn it like TAI4GE। इतना लिख लिया। जब इतना लिख लिया तो पता है कि T का मतलब होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A का मतलब होता है अटोनमी वर्सेस शेम एंड डाउट, G का मतलब होता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और E का मतलब होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। नाउ व्हेन यू हैव रिटन दिस कोड, आपने ये कोड लिखा TAI4GE अपने कॉपी में। जब ये लिख के, ऑफ कोर्स नेट के एग्जाम में आपको शीट्स मिलती है, वहां पर आप लिख सकते हो, यू कैन सॉल्व। सो वेन एवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड यू कैन राइट दिस कोड इन द शीट। इससे कभी भी ये चीज़ गलत नहीं होगी, ना ही कभी कोई कंफ्यूजन होगा। सो इट इज़ बेटर टू लर्न इट दिस वे। ये मैं इस तरीके से इसको मैंने प्रिपेयर किया था, TAI4GE, जहाँ पे आपको TA और GE का मतलब पता है। अब आता है I4। नाउ व्हाट इज दिस I4? जब I4 की बात है तो I4 के लिए IDET याद कर लो। Why IDET? I तो स्टार्टिंग का पता है, IDET क्यों? बिकॉज ताकि ये पता रहे कि INI सबसे पहले इनिशिएटिव आएगा, तो INI वाला आएगा, I आएगा पहले इनिशिएटिव। क्योंकि क्या होता है ना, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं हम, मोस्टली वी डू इट, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब IDET पता रहेगा तो यू विल रिमेंबर दैट इट इज INI, मतलब इनिशिएटिव पहले आएगा, फिर D वाला आएगा, D वाले में इंडस्ट्री IND वाला आएगा, E आ गया तो IDE वाला आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आ जाएगा, और जब INT आ गया तो इंटीमेसी, मतलब IN IDN IN। तो इससे बस जब IDET याद हो जाएगा ना कि सबसे पहले इनी आया, फिर इंड आया, फिर इनी आ गया, फिर इंट आ गया, तो ये क्या हो गया? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन एंड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो व्हेन यू लर्न इट लाइक दिस, ये I4 कभी गलत नहीं होगा। I4 अब थोड़ा बहुत तो यू हैव टू नो कि IN ये तो पता ही है कि IN होना चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट पूरा याद होना चाहिए। लेकिन जब हम इसको करने जाते हैं ना, ऊपर नीचे जब अरेंजमेंट आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो गड़बड़ हो जाती है वो इसी पे होती है कि पहले क्या आया बाद में क्या आया, क्योंकि ये I है, सारा I है ना, I4 है। सो दिस वॉज द मेन लॉजिक बिहाइंड लर्निंग the 8 stages given by
एरिक एरिक्सन. सो दिस इज द 8th स्टेज, और इसको क्योंकि अरेंज करने के लिए आता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, राइट. ऑल्सो वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, द बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि इसको भी अरेंज करने को आ जाता है. इसको आपको अरेंज करना होता है इन टर्म्स ऑफ दिस. तो अगर ये याद है तो ये अरेंज हो जाएगा. दैट इज वाई अगर एक चीज कोई भी याद है तो सारा अरेंज हो जाएगा. अगर यही वाली मान लो चीज याद है, तो पता है कि ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रम में बेसिक स्ट्रेंथ होप डेवलप होती है, तो पहले होप आ जाएगा. ये भी पता है कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में विल डेवलप होता है, तो विल है. तो इन चारों में से अगर कोई भी एक याद है तो बाकी खुद ही याद हो, बाकी खुद ही. और सबसे इजी ये होता है कि आप इसको याद कर लो. जब इसको याद कर लोगे तो बाकी सारा खुद ही याद हो जाएगा. तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू मी यू शुड रिमेंबर दिस हिस्सा. इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोशिश करना कि आप इसको इस तरह से कर लो. आई हैव मेड इट दिस वे बिकॉज यू आर ऑलवेज गिवन द शीट. हमेशा एग्जाम में शीट मिलती है, तो अगर एक फॉर्मूला याद कर लो तो एक फॉर्मूला के तरीके से, आई थिंक इट विल बी मच ईजियर. ठीक है, तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना कि वाज दिस हेल्पफुल और नॉट. ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पहली स्टेज इन्होंने जो बताई है दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अब पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है पार्ट 1 में. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो पहली 4 स्टेजेस है वो फ्रायड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से मैच होती है. ओरल, एनल, लेटेंसी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, है ना. ये 4 स्टेजेस इससे मैच. तो पहला क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. तो ये दिस इज द ओरल सेंसरी स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज द ओरल सेंसरी स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. तो ये भी पूछा जाता है कि एरिक एरिक्सन की कौन सी स्टेज को ओरल सेंसरी भी बोलते हैं. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. अब the Freud's oral stage of psychosexual development occurs during the first year of life, the time of our greatest helplessness. Why this is the time of greatest helplessness? क्योंकि इसकी अगर एज देखो तो the age of this is birth to 1, और इस टाइम पे you are unable to do anything on your own. That means you are dependent on the other person. हम कहीं ना कहीं हम हमेशा दूसरे पर ही डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हेल्पलेसनेस, कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते. दैट इज द इन्फेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मदर और द प्राइमरी केयर गिवर. कि जो मदर, ये जो इन्फेंट होगा वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होगा, ऑन द मदर और द प्राइमरी केयर गिवर. सो फॉर सर्वाइवल, सिक्योरिटी एंड अफेक्शन. किस लिए होगा, सर्वाइवल के लिए, उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए एंड अफेक्शन के लिए. सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द माउथ इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. ये भी फ्रायड के स्टेज में ये भी गिवन है कि जो ओरल स्टेज है उसमें जो माउथ होता है वो वाइटल इंपॉर्टेंस का होता है, राइट. द माउथ इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस. तो एरिक्सन ने कहा कि द इन्फेंट लिव्स थ्रू एंड लव्स विद द माउथ. तो वो इससे जीता है. वाई ही इज लिविंग थ्रू, because he is getting fed by the mouth and he is loving with the mouth means कि वो आपकी कभी थंब को मुंह में पकड़ लेगा या इस तरीके से, तो he is also loving उंगली को. तो however the relationship between infant is not exclusively biological. लेकिन अब अगर इसी तरीके से अगर यही बात करनी थी तो why एरिक एरिक्सन has labeled it in the साइकोसोशल स्टेजेस. तब तो ये साइकोसेक्सुअल में ही ठीक था अगर सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिस से इसकी बात करनी थी. नो, तो लेकिन वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो टोटली बायोलॉजिकल नहीं होती है. जो बेबी का इंटरेक्शन होता है विद द मदर वो डिटरमाइन करता है कि क्या जो एटीट्यूड है वो ट्रस्ट का डेवलप होगा या मिसट्रस्ट का डेवलप होगा फॉर फ्यूचर डीलिंग्स विद द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता है. इट इज़ बेसिकली कि जो भी उसका रिलेशनशिप होगा विद द इन्फेंट, तो वहाँ क्या है वो डिटरमाइन करेगा कि उसकी जो पर्सनालिटी है या उसके अंदर जो एक ट्रेट आएगी, तो उसके अंदर जो एटीट्यूड आएगा वो ट्रस्ट का आएगा कि मिसट्रस्ट का आएगा. ठीक है, फ्यूचर डीलिंग्स के लिए विद द एनवायरनमेंट. तो अगर now if the mother responds appropriately to the baby's physical needs,
अगर वो जो मदर है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है बेबी के फिजिकल नीड्स को, अगर वो उसको एम्पल अफेक्शन, लव, सिक्योरिटी दे रही है, तब इन्फेंट के अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा, है ना। एंड ट्रस्ट का सेंस ऑफ ट्रस्ट क्या है? एन एटीट्यूड दैट विल कैरेक्टराइज द ग्रोइंग चाइल्ड्स व्यू ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब अपने बारे में उसके अच्छे व्यूज होंगे और दूसरों को लेकर भी अच्छे व्यूज होंगे, राइट। In this way, we learn to expect consistency, continuity and sameness from other people and situations. तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसिस्टेंसी रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, हम सबको ट्रस्ट कर सकते हैं, यू नो, एवरीबडी इज लायबल टू ट्रस्ट, बिकॉज अदरवाइज तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. सो एरिक्सन सेड दैट दिस एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड्स द बिगनिंग ऑफ आवर ईगो आइडेंटिटी. और जब यही एक्सपेक्टेशन हमारे अंदर आती है तो एक ईगो आइडेंटिटी का बिगन होता है. ओके, तो ऑन द अदर हैंड इफ द मदर इज रिजेक्टिंग, अगर मदर एकदम रिजेक्टिंग है, इनअटेंटिव है, इनकंसिस्टेंट है अपने बिहेवियर में, जैसे अभी प्यार कर रहा है और प्यार कर रही है और अगले ही मिनट में she doesn't care about you, the infant will develop an attitude of mistrust. तब उस इन्फेंट के अंदर एक मिसट्रस्ट का एटीट्यूड डेवलप होगा और वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस, फियरफुल, एंशियस होगा. सो इवन अगर आपने देखा होगा कि अगर बचपन में किसी के मदर ने कोई ट्रस्ट तोड़ा है, अगर कोई बॉन्ड नहीं है, तो द पर्सन डज नॉट ईजली ट्रस्ट अनदर वन. उनको ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है. आपने सुना होगा कुछ लोगों को, वो कहते हैं कि आई एम अनेबल टू ट्रस्ट अदर पर्सन्स या ये. तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, मिसट्रस्ट कैन ऑल्सो अकर इफ द मदर डज नॉट डिस्प्ले एन एक्सक्लूसिव फोकस ऑन द चाइल्ड. ऑल्सो अगर मदर जो है पूरा ध्यान अपने बच्चे पे नहीं लगाती है, तब भी मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है. सो राइटिंग इन 1950s and 1960s, एरिक्सन एक्सप्रेस्ड हिज बिलीफ that a new mother who resumes a job outside the home and leaves her infant in the care of relatives center is promoting mistrust in the child. तो कहते हैं कि उनका ये मानना है कि जो भी न्यू मदर हैं, अगर वो अपने बच्चे को घर में छोड़कर बाहर जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट को रिस्क करती हैं. नाउ दिस इज नॉट श्योर कि मिसट्रस्ट डेवलप ही होगा, ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी मदर्स हु आर एबल टू मैनेज अच्छे तरीके से, बट रिस्क पे होता है. सो ऑल्दो ये जो पैटर्न है ये इन्फेंसी पे सेट होता है, बट द प्रॉब्लम में रीअपियर एट लेटर डेवलपमेंटल स्टेज. एज आई सेड अभी कि कुछ लोग होते होंगे जो कहते होंगे कि आई एम अनेबल टू ट्रस्ट द अदर पर्सन ईजली, और इस तरीके की बातें. तो ये जो पर्सनालिटी का डायमेंशन है, ये भले ही इन्फेंट में सेट होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो लेटर डेवलपमेंटल स्टेज यानी कि एडोलेसेंस और एडल्टहुड में ये आ सकता है. सो जैसे एक आइडियल इन्फेंट मदर रिलेशनशिप जहाँ पर हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी भर रहे, कि बाद में भी, मतलब लेटर डेवलपमेंटल स्टेज में भी ये चीज़ खराब हो सकती है. जैसे इफ द मदर डाइज और लीव्स होम, अगर ऐसा हो गया तो मिसट्रस्ट में ओवरटेक द पर्सनालिटी. तो ये कहते हैं कि भले ही ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का पैटर्न इन्फेंट में ही सेट हो गया हो, बट ज़रूरी नहीं है कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है. इवन एट अ लेटर स्टेज अ प्रॉब्लम कैन अकर. मतलब अगर बचपन में ट्रस्ट डेवलप हो चुका है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी ट्रस्ट ही रहे, हो सकता है कि मिसट्रस्ट डेवलप हो जाए. तो चाइल्डहुड मिसट्रस्ट को हम अल्टर कर सकते हैं लेटर इन लाइफ थ्रू द कंपेनियनशिप ऑफ लविंग एंड पेशेंट टीचर और फ्रेंड. तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होप की होती है, देयर इज अ बेसिक स्ट्रेंथ विच इज डेवलप्ड, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? होप. ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ है होप. तो इट इज एसोसिएटेड विद द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस ड्यूरिंग ओरल सेंसरी स्टेज. तो ओरल सेंसरी स्टेज की जब क्राइसिस रिजॉल्व हो जाती है तब होप आती है. तो ये जो एरिक्सन है, उन्होंने बोला कि ये जो स्ट्रेंथ है, ये होप है. इट इज़ अ बिलीफ दैट आवर डिज़ायर्स विल बी सेटिस्फाइड. हम ये होप करते हैं कि मेरे जो डिज़ायर्स हैं वो सेटिस्फाई होंगे. तो इट इन्वॉल्व्स अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, द फीलिंग वी विल मेंटेन डिस्पाइट टेम्पररी सेटबैक और रिवर्स. मतलब भले ही कितने भी सेटबैक्स आ जाएं, कुछ भी आ जाए, हम अपने अंदर एक होप को रखते ही रखते हैं. दिस वॉज द कि जब हम इस स्टेज को एक रिजोल्यूशन होता है तो देयर इज अ स्ट्रेंथ दैट इज होप विच इज डेवलप्ड. तो ये पहली स्टेज है
एरिक एरिक्सन की, दैट इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अब जब हम दूसरी स्टेज पे जाते हैं तो इसका क्या एज है, 1 year to 3 years, and it is also known as the muscular anal stage, right? तो जब हम दूसरी स्टेज पे जाएं, ऑटोनमी वर्सेस डाउट एंड शेम, तो ये जो मस्कुलर एनल स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड, जिसमें एनल होता है, अगर आपने फ्राइड का थ्योरी पढ़ा है साइकोसेक्सुअल, तो देयर द टॉयलेट ट्रेनिंग का ज़्यादा फोकस, द बॉवल्स, द फोकस इज ऑन द इन्फेंट्स बॉवल्स। तो ड्यूरिंग द मस्कुलर एनल एट द सेकेंड एंड थर्ड ईयर, अगर हम फ्राइड की एनल स्टेज, तो चिल्ड्रन रैपिडली डेवलप अ वेराइटी ऑफ फिजिकल मेंटल एबिलिटीज एंड दे आर एबल टू डू मेनी थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ मेंटल एबिलिटीज, कुछ फिजिकल एबिलिटी डेवलप होती है, एंड दे आर able to do many things for themselves, जैसे even if they are crawling or they are walking and they are going towards the toy, taking the toy, playing themselves, ये सब चीज़ें, they learn to communicate more effectively. If they are hungry, they will communicate it easily that I want food. So they've learned to communicate more effectively. Walk, climb, push, pull, hold on, एक ऑब्जेक्ट जैसे कहा ना, ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, उधर क्लाइम करेंगे। तो चिल्ड्रन टेक प्राइड इन दी स्किल्स, और वो चाहते हैं कि वो जितना कर सकते खुद से करें। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, देखो ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। सो ऑफ ऑल दिस एबिलिटीज, एरिक्सन ने बोला दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व्ड होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो। मतलब या तो हम अपने तरफ चीज़ों को रख लेते हैं होल्ड करके, या हम उसको जाने देते हैं, है ना, एक होता है ना कि हम चीज़ों को अपनी तरफ रख ले रहे हैं और जाने दे रहे हैं। तो ही कंसिडर्स दीज टू बी द प्रोटोटाइप्स फॉर रिएक्टिंग टू लेटर कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब होल्डिंग ऑन कैन बी डिस्प्लेड इन अ लविंग वे और हॉस्टाइल वे। अब देखो होल्डिंग ऑन जो है वो लविंग तरीके से भी हो सकता है और हॉस्टाइल तरीके से भी हो सकता है। जैसे लेटिंग गो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इस स्टेज पर चिल्ड्रन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ डिग्री ऑफ चॉइस को एक्सरसाइज कर लेते हैं टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ देयर ऑटोनॉमस विल। मतलब अपने डिसीजन, अपनी चॉइस थोड़ी बहुत, जैसे अब अगर उनको इस टॉय से नहीं खेलना है तो वो नहीं खेलेंगे, उसको हटा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक चॉइस को दिखाते हैं। अब जैसे लड़के, उनको अगर कार्स टॉय वाली पसंद है तो वो दिखा देंगे। तो ऑल्दो स्टिल डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, लेकिन वो फिर भी अपने आप को एज पर्सन्स देखते हैं, दे वांट टू एक्सरसाइज द न्यू फाउंड स्ट्रेंथ। तो द मेजर क्राइसिस अभी इस स्टेज पे आता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, राइट। व्हेन सोसाइटी अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट एन इंस्टिंक्शनल नीड, तो चाइल्ड को बताया जाता है कि आपको अभी होल्ड ऑन करना है, अब जाने देना है, अप्रोप्रिएट टाइम और अप्रोप्रिएट प्लेसेस पर ही। इवन इफ यू वांट टू पी, यू हैव टू पी एट अ सही है कि यहाँ बाथरूम में ही जाना है, तभी करना है। तो ये सब चीज़ें, तो होल्डिंग ऑन, लेटिंग गो, कब हमें आपको रोकना है तो पेरेंट्स में परमिट द चाइल्ड कि वो टॉयलेट ट्रेनिंग के संग प्रोसीड करें अपने पेस पर, या वो अनॉय हो सकते हैं। तो अगर वो अनॉय हो गए तो दे आर डिनाइंग द चाइल्ड्स फ्री विल, वो फोर्स कर रहे हैं उसको, इम्पेशंस, एंगर दिखा रहे हैं। अगर वो अच्छे तरीके, जैसे अगर हमने एंग्रली कह दिया नहीं अभी करना, अभी करना, तो यू आर फोर्सिंग द चाइल्ड टू डू समथिंग। तो जब वो फ्रस्ट्रेट करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाएंगे, तो चाइल्ड के अंदर एक सेल्फ डाउट की फीलिंग आएगी, एक शेम आएगा इन डीलिंग विद अदर्स। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज मतलब ऑटोनॉमी देनी है कि शेम एंड डाउट को लेकर आना है। सो ये दिस वॉज डिपेंडेंट अपॉन दिस टॉयलेट ट्रेनिंग पार्ट। तो ऑल्दो एनल रीजन फोकस होता है टॉयलेट ट्रेनिंग क्राइसिस की वजह से, दैट यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट का एक्सप्रेशन है दैट इज मोर साइकोसोशल, और बेसिक स्ट्रेंथ जो इससे डेवलप होगी वो विल होगी। विल क्यों है? बिकॉज अ डिटर्मिनेशन टू एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब कि हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम अपने तरीके से, अपने फ्रीडम से, अपनी चॉइस से काम करें, एंड सेल्फ रिस्ट्रेंट जब सोसाइटी डिमांड करे। सो दैट इज व्हाई द ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मतलब विल डेवलप होता है। एक विल किस चीज़ की? टू डू थिंग्स ऑन माई ओन। तो ये जो था, ये पूरा इनका सेकेंड स्टेज था, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल, INI। तो ये जो तीसरी स्टेज है वो लोकोमोटर जेनाइटल स्टेज को इनको कहते हैं, जो 3 और 5 के बीच में अकर होता है। ये फैलिक स्टेज से सिमिलर है, जो फ्राइड की थर्ड स्टेज थी।
मोटर और मेंटल एबिलिटीज डेवलप होती है, चिल्ड्रन कैन अकम्प्लिश मोर ऑन देयर ओन, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है वो चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में अपना खुद का इनिशिएटिव ले, है ना। अब इनिशिएटिव क्या हो सकता है, फैंटेसीज में भी हो सकता है, manifested in the desire to possess the parent of the opposite sex, maybe a girl wanting to be with the brother, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो इनके स्टेज पे था, फैलिक स्टेज पे, देयर इज अ ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स दैट इज डेवलप्ड ना। ऑल्सो या तो रेवलरी हो सकती है विद द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स। तो हाउ विल द पेरेंट्स रिएक्ट टू दीज इनिशिएटिव, अगर वो अपने चाइल्ड को पनिश करते हैं, अगर वो इनिबिट करते हैं उनके डिस्प्लेस को, तो चाइल्ड के अंदर गिल्ट फीलिंग्स आएगी, राइट। जैसे ओडिपल रिलेशनशिप में चाइल्ड जो है वो फेल हो जाता है, बट अगर वो पेरेंट्स जो है उस गाइड करें लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो उसके अंदर एक अवेयरनेस आएगी कि क्या करेक्ट बिहेवियर है, क्या परमिसिबल बिहेवियर और क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो चाइल्ड्स इनिशिएटिव को हम चैनल कर सकते हैं टुवर्ड्स और रियलिस्टिक और सोशली सैंक्शन्ड गोल्स पर, ताकि जब वो एडल्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, मोरलिटी आए, तो वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। सो इन फ्राइडियन टर्म्स इसको सुपर ईगो कहते हैं। सुपर ईगो क्या है, मॉरल प्रिंसिपल पर काम करता है। सो बेसिक स्ट्रेंथ क्या डेवलप हो रही है, पर्पस। ये पर्पस कहाँ से आ रहा है, इनिशिएटिव से, क्योंकि जो भी हम इनिशिएटिव लेते हैं वो हम किसी ना किसी पर्पस के लिए लेते हैं। द करेज टू इन्विजन, हमें कोई गोल को आगे बढ़ना है, हमें कुछ काम करना है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियर, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सॉरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, राइट। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या हो रहा है, एक पर्पस। इनिशिएटिव से ही पर्पस आ गया कि अगर हम इनिशिएट हो रहे हैं, अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं, हम इनिशिएट हो रहे हैं, तो किसी पर्पस, किसी कारण के लिए हो रहे हैं, तो पर्पस। तो होप हो गया पहले वाले में, हम होप डेवलप करते हैं। विल आ गया, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, मेरी एक विल है कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, विल है, हम चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, आई वॉन्ट इट, विलिंग, यू आर विलिंग टू गेन ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में क्या स्ट्रेंथ डेवलप हुई, विल। और इसी तरह इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या स्ट्रेंथ डेवलप हो गई आपकी, पर्पस। क्यों पर्पस, क्योंकि हम कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हम किसी कारण से लेते हैं, किसी पर्पस से लेते हैं, तो उससे आप पर्पस याद कर सकते हैं, राइट। फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। नाउ एरिक्सन की जो लेटेंसी स्टेज है, जो 6 से 11 में होती है, फ्रायड की लेटेंसी स्टेज की है ये। अब यहाँ पे चाइल्ड क्या करेगा, स्कूल बिगिन करता है, नए नए सोशल इन्फ्लुएंसेस एक्सपोज्ड है, आइडियली बोथ एट होम ऑल्सो एंड एट स्कूल ऑल्सो। वो अच्छे काम, गुड वर्क सीखेगा, स्टडी हैबिट्स, जिसको इंडस्ट्रियनेस कहते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियनेस क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में इंडस्ट्रियनेस क्या है कि द चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, इज लर्निंग न्यू हैबिट्स, गुड थिंग्स। क्यों करता है, क्योंकि उसको प्रेज चाहिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स प्रेज, ही वॉन्ट्स सेटिस्फैक्शन, कि हमने एक टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, ही वॉन्ट्स सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट वर्क। वहीं पर इंफीरियोरिटी, अगेन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि कितना अच्छे से चिल्ड्रन जो है वो खुद को परसीव कर रहे हैं। अगर आप उनको बार बार डांटोगे, रिडिक्यूल करोगे, उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो उनके अंदर क्या आएगा, इनफीरियोरिटी और इनएडिक्वेसी की फीलिंग, जैसे कि नहीं तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है, इनफीरियोरिटी, इनएडिक्वेसी की फीलिंग है। सो ऑन दी अदर हैंड, अगर हम उनको प्रेज कर रहे हैं, हम उन्हें रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉम्पिटेंस की फीलिंग आएगी, एक इनकरेजमेंट आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंडस्ट्रियनेस से जो डेवलप हो रही है वो क्या है, कॉम्पिटेंस। आई वॉन्ट टू कम्पीट विद अदर्स, इंडस्ट्रियनेस हमारे अंदर। तो इससे जो स्ट्रेंथ आ रही है वो कॉम्पिटेंस है, मतलब मेरे अंदर स्किल है, इंटेलिजेंस है इन कंप्लीटिंग द टास्क। तो ये जो 4 स्टेज है, चाहे वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो, विच इज लोकेटेड टू द ओरल सेंसरी स्टेज, जो कि अगर आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट हो, है ना, एनल वाला, लोकोमोटर जेनाइटल वाला स्टेज, फिर आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो, या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी हो, जिसमें कि अब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में आपका होप आ गया, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में आपका विल आ गया, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में आपकी पर्पस आ गई, हम इस पर्पस से इनिशिएटिव कर रहे हैं,
एंड इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में आमा कंपिटेंस आ गया। ये चारों जो स्टेजेस हैं, इन चारों का जो चाइल्डहुड स्टेजेस का जो क्राइसिस है वो दूसरों पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन दी अदर पीपल, राइट। अगर आप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में भी देखो तो वो प्राइमरी या मदर या प्राइमरी केयर गिवर पर डिपेंडेंट है। अगर हम अटॉर्मी वर्सेस शेम एंड डाउट पे भी देखें तो वो भी पेरेंट्स या उस पर डिपेंडेंट है। अगर हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में भी देखें तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में भी वो किसी और पर ही डिपेंडेंट है। तो द रेजोल्यूशन इज अ फंक्शन मोर ऑफ व्हाट इज डन टू द चाइल्ड देन ऑफ व्हाट द चाइल्ड कैन डू फॉर हिमसेल्फ। तो ये जो इसका रेजोल्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? रेजोल्यूशन भी दूसरों पर डिपेंडेंट है। अगर पेरेंट अपने चाइल्ड को रिजेक्ट नहीं कर रहा है तो ट्रस्ट डेवलप कर रहा है, मतलब अगर मदर रिजेक्ट नहीं कर रही है तब ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। अगर वो पेरेंट्स प्रेज कर रहा है तब इंडस्ट्रियनेस की फीलिंग डेवलप हो रही है। तो द रेजोल्यूशन इज बेसिकली किसका फंक्शन है कि व्हाट इज डन टू द चाइल्ड देन व्हाट द चाइल्ड कैन डू। इन यहाँ पे चाइल्ड क्या खुद को करा उससे लेना देना नहीं है। तो ऑल्दो चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंस, भले ही उनको इंडिपेंडेंस मिल रही है बट फिर भी इनका जो साइको सोशल डेवलपमेंट है वो कहाँ पर है, रिमेन कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, राइट, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइफ। लेकिन अगर हम लास्ट 4 स्टेजेस की बात करें तब क्या है कि वी हैव इंक्रीजिंग कंट्रोल ओवर आवर एनवायरनमेंट। तब जो है एक इंक्रीजिंग कंट्रोल बढ़ जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर। हम खुद से कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने फ्रेंड्स को चूज करते हैं, कॉलेजेस को, करियर को, स्पाउस को, अपनी बाकी की एक्टिविटीज को। भले ये डेलिबरेट चॉइसेस जो है ऑब्वियसली इफेक्ट होगी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से ड्यूरिंग द स्टेजेस बर्थ टू एडोलेसेंट तक। वेदर आर ईगो एट दैट पॉइंट वो ट्रस्ट शो करेगा, वो ऑटोनॉमी शो करेगा, इनिशिएटिव शो करेगा, इंडस्ट्रियनेस शो करेगा, या मिसट्रस्ट, डाउट, गिल्ट, इंफीरियरिटी को चूज करेगा, ये डिटरमाइन करेगा इन द कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बर्थ से लेकर एडोलेसेंट तक में बनाई है वो हमारे आगे के उसमें जरूर प्रभाव डालेगी। बट जो पहले के 4 स्टेजेस हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंडेंट थे, बट हियर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दी पर्सन। अब क्या है, आइडेंटिटी कोहेजन वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। एडोलेसेंट जो एजेस 12 से 18 तक में, इट इज द स्टेज जहाँ पर वी मस्ट मीट एंड रिजॉल्व द क्राइसिस ऑफ ईगो आइडेंटिटी। अपनी सेल्फ इमेज फॉर्म करना, अपने आइडियाज को इंटीग्रेट करना, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर ये सेटिस्फैक्टरली ये प्रोसेस रिजॉल्व हो गया तो एक कंसिस्टेंट, एक कॉन्ग्रुएंट पिक्चर आ जाती है अपने रोल के बारे में, रोल क्लैरिटी मिल जाती है। तो शेपिंग एन आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टिंग इट आर डिफिकल्ट टास्क्स। एडोलेसेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग रोल आइडियोलॉजी के साथ ना। तो एरिक्सन ने कहा कि एडोलेसेंट एक हाइटियस है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी साइकोलॉजिकल मोरेटोरियम होता है ये, जो एक पर्सन को टाइम और एनर्जी देता है कि वो अलग अलग रोल्स को प्ले करे और अलग अलग सेल्फ इमेजेस के साथ। तो जो लोग इस स्टेज से इमर्ज हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी के साथ, तो वो अपने एडल्टहुड को सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं, जिनको क्राइसिस होता है, तो उनको रोल्स कन्फ्यूजन्स होते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता होता कि वो क्या है, कौन है, कहाँ वो बिलोंग कर रहे हैं और उन्हें आगे कहाँ जाना है। वो नॉर्मल लाइफ सीक्वेंस से भी विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे एजुकेशन, जॉब, मैरिज, राइट। इवन अ नेगेटिव आइडेंटिटी as society defines is preferable to no identity. Even अगर आपकी negative identity भी है तो it means you have no identity, although it is not as satisfactory as positive. So एरिक्सन ने बोला कि potentially एक strong impact होता है peer groups का on the development of ego identity. जैसे कि adolescent क्या है, adolescent एक ऐसी stage ही है जहाँ पे peer group का बहुत ज़्यादा impact पड़ता है। तो he noted that excessive association with groups, cults, इससे आपकी ईगो जो है वो डेवलप होने से रुक जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, फिडेलिटी डेवलप होगा।
एक ईगो आइडेंटिटी, फिडिलिटी में क्या आता है, एक सिंसियरिटी, एक जेन्युइननेस, एक ड्यूटी आएगी, रिलेशनशिप विद अदर पीपल. सो यू डेवलप फिडिलिटी एट दिस स्टेज. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. नाउ यंग एडल्टहुड जो एक लोनर स्टेज है, जो एज 35 तक, इसमें अब क्या करते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंस को लेते हो फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, फ्रॉम कॉलेज, है ना, एंड यू फंक्शन एज अ मेच्योर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स. कुछ प्रोडक्टिव वर्क हम करते हैं, हम जॉब परस्यू करते हैं, हम अच्छा करियर से, है ना, क्लोज रिलेशन. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटीमेसी का मतलब सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप से नहीं होता, बट ऑल्सो केयरिंग एंड कमिटमेंट. ये ओपनली दिखाते हैं हम, without resorting to self-protective defensive mechanisms, without fear of losing our self-identity. So it is not only just sexual, it is also care and related to care and commitment. So people जो इस तरीके की इंटीमेसीज नहीं डेवलप कर सकते, उनके अंदर आइसोलेशन की फीलिंग आती है, जैसे वो सोशल कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करते हैं, लोगों को रिजेक्ट करते हैं, इवन अग्रेसिव हो जाते हैं. दे प्रेफर टू बी अलोन, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि इंटीमेसी उनकी ईगो आइडेंटिटी को थ्रेट कर रही है. और बेसिक स्ट्रेंथ क्या आ रही है, लव. इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. व्हेन यू आर इंटीमेट टू समवन, व्हेन यू आर केयरिंग टू समवन, कमिटेड टू समवन, यू हैव अ लव विद देम, बी इट योर मदर, बी इट योर फादर, बी इट एनीवन, बी इट इन एनी रिलेशनशिप. तो एरिक्सन कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वर्च्यू लव. एक म्यूचुअल डिवोशन होता है. फिर क्या है, 35 से 55 तक जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. एडल्टहुड 35 से 55 तक का, जहां पर हम एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं टीचिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं अब, कि हम दूसरी जनरेशन को अब सिखा रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं. दिस नीड एक्सटेंड्स बियॉन्ड द इमीडिएट फैमिली. हमारा जो कंसर्न है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्यूचर जनरेशन को इन्वॉल्व करेगा. वन नीड नॉट बी अ पेरेंट. ज़रूरी नहीं है कि जेनरेटिविटी वो शो करने के लिए मैं एक पेरेंट होना ही ज़रूरी है ना, या बच्चे ही होना ज़रूरी है. नो. एरिक्सन बिलीव्ड कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, सोशल सर्विस हो, एकेडमिक हो, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू एक्सप्रेस जेनरेटिविटी. हम कहीं पर भी इन्वॉल्व हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो, हम कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढ लेते हैं कि हम मेंटोर बन जाएं, टीचर बन जाए, गाइड करें यंगर लोगों को फॉर द betterment of the society, right? So when middle-aged people cannot or will not seek an outlet, they may become overwhelmed by stagnation, boredom and interpersonal impoverishment. So generativity versus stagnation में generativity part जो है, that is you are teaching the other generation, and it is not necessary for you to become a parent or for you to have a child. You can also, मतलब हम कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हिस्सा होकर you can teach and guide the next generation. So Erickson's depiction of these emotional difficulties in the middle age, ये कार्ल जंग का डिस्क्रिप्शन मिड लाइफ क्राइसिस से सिमिलर है. मतलब ये जो लोग होते हैं, they may regress to a stage of pseudo intimacy, indulging themselves in childlike ways. Physical हो सकते हैं, psychological. So यहाँ पर care is the basic strength that emerges from generativity. So Erikson defined care, क्या एरिक्सन ने केयर डिफाइन किया, एज अ ब्रॉड कंसर्न फॉर अदर्स, एंड इट बिलीव्ड इट वाज मैनिफेस्टेड इन द नीड टू टीच, नॉट ओनली टू हेल्प अदर्स बट ऑल्सो टू फुलफिल वंस आइडेंटिटी. नॉट, आई एम नॉट टीचिंग द अदर पर्सन जस्ट टू हेल्प, बट ऑल्सो कि हमें अपनी आइडेंटिटी को भी फुलफिल करना है. The last one is ego integrity versus despair. During the final stage, maturity, old age, हम confront होते with the choice between ego integrity and despair. At this time, हम examine करते हैं, हम reflect करते हैं on our life. अगर हम अपने पीछे के दिनों को with you see it as a sense of fulfillment, satisfaction, कि हम अच्छे तरीके से हमने cope up कर लिया है with the life's victory, जितने भी failures थे, तो ego integrity आती है. Simply stated, it involves accepting one's place and one's past. Means अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया अपने प्लेस को, अपने पास्ट को, जो भी हुआ, यू आर सेटिस्फाइड विथ इट, यू डेवलप ईगो इंटेग्रिटी. बट अगर हम अपनी ज़िंदगी को पीछे वाली फ्रस्ट्रेशन से देख रहे हैं, एंग्री अबाउट कि ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, अबाउट रिग्रेटिंग
थिंग्स, रिग्रेटफुल ऑफ मिस्टेक्स, जो रेक्टिफाई भी नहीं हो सकती, यू फील डिस्पेयर, यू विल फील डिस्कस्टेड विथ योर सेल्व्स, बिटर ओवर व्हाट माइट हैव बीन. तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो विजडम है. विजडम मीन्स नॉलेज. यू हैव अ नॉलेज अबाउट योर past things, about your past mistakes, about your past regrets, and you're satisfied with. तो wisdom means knowledge. तो इस स्टेज पे हमें नॉलेज आती है अबाउट आर पास्ट डीड्स. तो deriving from ego integrity, wisdom is expressed in a detached concern with the whole of life. So this is the entire stages. and इसमें क्या डेवलप, पहले में होप डेवलप हो रहा है, विल हो रही है, विल अटर्नी इंडिपेंडेंस, इनिशिएटिव ले रहे हैं तो किसी पर्पज से ले रहे होंगे. इंडस्ट्रियसनेस मतलब आई वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, मैं हर चीज़ में अपने टास्क को पूरा करना है. फिडिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबल बनना है. यहाँ पे लव, केयर, कमिटमेंट शो करनी है, केयर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, आगे के जनरेशन के लिए. एंड विजडम मतलब नॉलेज. सो दिस इज द इंटायर एरिक एरिक्सन स्टेज, 8 stages of psychosocial development, जहाँ पर you have the entire thing. ये याद करने के लिए अगर इसका explanation मिल गया तो ये खुद ही याद हो जाएगा. Right? This is the formula to learn the entire stage. This was all about the Erik Erikson psychosocial stages. इसमें थोड़ा सा और there are certain things which are left, which I'll bring again in the part 3. So this was the part 2. You can go and watch part 1 from the playlist. Do like, share, subscribe and comment.